वेलकम टू सुपरवी क्लासेस। माई सेल्फ समर प्रताप सिंह। आज हम 10th क्लास साइंस का चैप्टर 4 कार्बन तथा उसके यौगिक इसका पार्ट 3 देखने वाले हैं। दरअसल पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पहले ही देख चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पार्ट में हम जो देखने वाले हैं वो हमारे हाइड्रोकार्बन है, इसके अलावा साबुन है, एथिल अल्कोहल है, एसिटिक अम्ल है। ठीक, मोटा मोटा जो हमारे कार्बनिक यौगिक हैं, जो कार्बन हाइड्रोजन या इनके व्युत्पन्न होते हैं, उनको हम देखने वाले हैं। अब देखिए, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो दो कैटेगरी में हैं। पहला है हमारा हाइड्रोकार्बन, ठीक, और दूसरा है हमारा साबुन। ये दो कार्बनिक यौगिक आते हैं लॉन्ग आंसर में, ठीक है, क्योंकि इनका जो डिटेल है कुछ ज़्यादा ही दे रखा है, वो हमें डिटेल के रूप में ही देखने हैं। इसके अलावा दो कार्बनिक यौगिक जैसे एथिल अल्कोहल हो गया और दूसरा एथेनोइक अम्ल हो गया, वो हमारे छोटे छोटे टॉपिक के रूप में दे रखे हैं, जिनको हमें थोड़ा शॉर्ट में करना है। वो दो दो नंबर के लायक ही आते हैं। तो इस तरह से चार कार्बनिक यौगिक हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो सबसे पहला हमारा हाइड्रोकार्बन, इनके IUPAC नाम है। इसके अलावा बहुत तरह के फॉर्मूले होते हैं, संरचना सूत्र, अणु सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। ठीक, ये सारे भी हम IUPAC नाम जब लिखना सीखेंगे तभी हम देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हमारी IUPAC नाम की आएगी, उसमें सारे IUPAC नाम आसानी से लिखना सीखेंगे। तो देखो, सबसे पहला हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। ये क्या होते हैं? तो हमने देखा था कार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा और भी कुछ चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन जो सबसे सरल कार्बनिक यौगिक हैं वो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होता है। इसके अलावा और कोई भी तत्व नहीं होता, ना ऑक्सीजन होगा, ना नाइट्रोजन, ना फास्फोरस, कुछ नहीं होगा, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? कार्बन तथा हाइड्रोजन के द्वारा बने हुए यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब देखो, ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये किस रूप में पाए जाते हैं? जो पृथ्वी पे हमें मिलते होंगे, हमारे चारों ओर जो होते होंगे, वो किस रूप में निकलते हैं हाइड्रोकार्बन? तो देखो, मोस्टली जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो ईंधन के रूप में निकलते हैं। ईंधन क्या होता है? जैसे पेट्रोलियम हो गया हमारा, LPG, CNG, ठीक, कोयला। कोयले में तो बहुत तगड़े तगड़े हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं, काफ़ी बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन। जो सबसे बड़े हाइड्रोकार्बन हैं वो कोक वगैरह, कोयला वगैरह में मिलते हैं। तो इस तरह से ईंधन के रूप में पाए जाते हैं। अब ये जो पेट्रोलियम होता है, ये होता क्या है? तो देखिए, जमीन से ईंधन जिस रूप में निकलता है, जैसे आपने देखा होगा पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, केरोसिन वगैरह, ये सब कैसे निकलते हैं? ये पेट्रोलियम से ही अलग किए जाते हैं। पेट्रोलियम को छाना जाता है, उसमें से अलग अलग उसको बॉयल करके अलग अलग लेवल पर हमारे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह निकलते रहते हैं। अभी जो पेट्रोलियम और एंड में जो बच के वो हमारा कोलतार होता है, जिससे सड़क बनाते हैं। ठीक, तो ये पेट्रोलियम होता है, ये जमीन में कीचड़ के रूप में निकलता है। और ये बनता कैसे है? तो इसको लाखों साल में, ये जब पेड़ पौधे जंतु नीचे दब जाते हैं जमीन के नीचे, तो वायु की अनुपस्थिति में, जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है पृथ्वी के अंदर गर्भ में, उसके टेम्परेचर की मदद से ये किस में बदल जाते हैं? पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। और उसमें जो प्लांट होते हैं उनसे हमारा कोयला बन जाता है, और जो जानवर होते हैं उनसे हमारा पेट्रोलियम बनता है। तो इस तरह से हमारा हाइड्रोकार्बन्स का एक स्रोत पेट्रोलियम हो गया, और जो इनमें से गैस बनती है वो LPG के रूप में बाहर निकाल लेते हैं उनको। इसके अलावा ये जो पेट्रोलियम जब जलता है तो उसमें भी धुएं जब निकलता है तो उसमें भी हमारे हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं। अब इसके अलावा जो हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं उनमें और भी गैसें निकलती हैं, उनकी वजह से फिर अम्लीय वर्षा भी होती है। अम्लीय वर्षा हमने पिछले चैप्टर में देखा था, ठीक, तो कैसे होती थी? तो ये जो गैसें निकलती हैं जब बरसात के पानी से मिलती हैं तो अम्लीय वर्षा के रूप में गिरने लगते हैं। इसके अलावा जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनका ईंधन के रूप में क्यों ज़्यादा यूज किया जाता है? क्योंकि इनका कैलोरी मान बहुत ज़्यादा होता है। कैलोरी मान मतलब जलने पर ही ज़्यादा एनर्जी देते हैं। इसके अलावा ये मोटे मोटे तौर पर रंगहीन होते हैं। रंगीन मतलब इनका कोई खास रंग नहीं होता, पारदर्शी टाइप के होते हैं। अगर इनकी गंध की बात करें तो एक फीकी गंध होती है, बहुत हल्की फीकी गंध, ठीक है ना। इस तरह से इनकी गंध देखने को मिलती है। अगर घुलनशीलता के बारे में बात करें तो ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है। दो तरह के होते हैं, फोबिक और फिलिक।
हाइड्रोफोबिक वो होते हैं जो पानी में नहीं घुलते, ठीक है। जिस वर्ड में फोबिक लग जाए मतलब उससे उसको फोबिया होता है, फोबिया मतलब वो उससे दूर भागता है, और फिलिक मतलब वो उसको पसंद करता है। तो हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डरने वाला या पानी में ना घुलने वाला, ठीक। अगर हाइड्रोफिलिक बोला जाता तो क्या होता, पानी में घुलने वाला। तो ये कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब कि ये हाइड्रोकार्बन पानी में नहीं घुलते हैं, ठीक। वो तो आपको वैसे भी दिख जाएगा, पेट्रोल वगैरह को अगर पानी में डालोगे तो उसके ऊपर ही तैरता रहेगा, वो उसमें घुलेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे हाइड्रोकार्बन्स का मोटा मोटा डिटेल था, जो हमारे चारों ओर पाए जाते हैं, किस रूप में पाए जाते हैं, उनकी क्या विशेषता होती हैं। तो हमने डेफिनेशन देख लिया हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रकार। मोटा मोटे जो नोट करने लायक है वो ये टॉपिक है, इसको आप नोट्स कर सकते हैं, ये आपके नोट्स की फॉर्म में रहेंगे और यही आपको याद करना है। तो अब हाइड्रोकार्बन्स के टाइप्स कितने होते हैं, तो देखो ये होते हैं दो तरह के, संतृप्त और असंतृप्त, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। संतृप्त क्या होते हैं, तो देखो जब कार्बन कार्बन से जुड़ते हैं तो वो कितने बॉन्डों से जुड़ रहा है, उन बॉन्डों की संख्या के आधार पर हमने इनको दो भागों में बांटा है। अगर कार्बन कार्बन एक बॉन्ड द्वारा जुड़ रहे हो, सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ रहे हो, तो हमारा वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। जैसे ये हमारा एक हाइड्रोकार्बन है, इसमें कार्बन कार्बन आपस में जोड़ना है, ठीक, और बाकी बैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा जोड़ दी, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होगा। तो देखिए इन सभी कार्बनों के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, एक एक बॉन्ड है। तो एक बंध जब होता है दो कार्बनों के बीच में तो वो हमारा क्या कहलाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इस कैटेगरी को हम बोलते हैं एल्केन, ठीक है। एल्केन या पैराफिन भी कह देते हैं सिंगल बॉन्ड की वजह से, ठीक। अब इसका जो एग्जाम्पल है तो कोई सा भी एग्जाम्पल बना सकते हो, ये हो गया, इसके अलावा ये भी बना सकते हो, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दो, क्योंकि कार्बन की कितनी होते हैं, चार वैलेंसी होती है, तो चारों तो पूरी करनी पड़ेंगी, तो चारों में से इन तीनों को हाइड्रोजन से जोड़ दिया और एक वैलेंसी कार्बन से ज्वाइंट होगी, ठीक। तो ये सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या हो गया, एल्केन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन आएगा। इसका जो सबसे सरल रूप है वो होता है CH4, मतलब एक कार्बन है और उसके चारों ओर हाइड्रोजन है। CH4 को हम कैसे दिखाते हैं, इस तरह से, कार्बन का एक है और हाइड्रोजन के चार हैं, तो हाइड्रोजन के चार जुड़ गए, तो इस तरह से ये हमारा CH4 बन जाता है, ठीक है। अब इसको मैथेन बोलते हैं, ये सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है, इससे छोटा हाइड्रोकार्बन और नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या निकल के आया, इन सभी को अगर देखोगे तो एक चीज कॉमन निकलेगी। कॉमन क्या चीज निकलेगी कि इन सब का फॉर्मूला बनेगा CnH2n+2। ये क्या चीज है, तो देखिए CnH2n+2, इसका मतलब ये होता है n क्या होता है, n होता है इसमें नंबर ऑफ कार्बन, ठीक। अगर हमारा कार्बन के 3 है, 1 2 3, तो कार्बन के हमने 3 रख दिए, H के कितने होंगे, दूने से 2 ज्यादा है, वो हाइड्रोजन कितने होंगे, दूने से 2 ज्यादा, क्योंकि 2n है मतलब 2 गुना, तो इस 3 है तो कितना लिखोगे, 2 गुणा n की जगह कितना रखना है, 3 + 2, तो कितना हो जाएगा C3H, 2 तिया 6, 6 और 2 8, ठीक है। तो C3H8 हो गया। तो देख लो 1 2 3 और हाइड्रोजन के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, CnH8 हो, C3H8 हो गया। इसमें अप्लाई करके देखते हैं कि ये वाला फॉर्मूला काम कर रहा है या नहीं कर रहा। CnH2n+2, तो n कितने हमारे, 2 कार्बन है तो C2, हाइड्रोजन के कितने बैठने चाहिए, दूने से 2 ज्यादा है, तो 2 है तो 2 दूनी 4 और 2 6, तो चेक कर लेते हैं, C के 2 हो गए, हाइड्रोजन के 1 2 3 और 1 2 3, टोटल कितने हो गए 6। तो ये भी हमारे यहाँ फॉर्मूला मैच कर गया। इसमें देख लेते हैं, कार्बन 1 है, 1 को हम नॉर्मली लिखते नहीं है, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, दूने से 2 ज़्यादा होना चाहिए, तो 1 है, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 2 × 1 +
2, सी 2 एकन 2, 2 और 2 4, CH4। तो कार्बन का ये और हाइड्रोजन के 4 ये। तो इस तरह से इन सभी में ये फॉर्मूला काम करता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप बहुत सारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एक क्रम से बना सकते हैं, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसको मूलानुपाती सूत्र भी बोलते हैं या सामान्य सूत्र भी। इधर ये नंबर ऑफ कार्बन रखते जाओ और नए नए हाइड्रोकार्बन्स बनाते जाओ। दूसरा है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये क्या होते हैं? देखिए, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 या 3 बॉन्ड पाए जाते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में या तो दो बॉन्ड पाए जाएंगे या 3 बॉन्ड पाए जाएंगे। अगर इस तरह की कैटेगरी कहीं दिखती है, कहीं भी डबल बॉन्ड दिख जाए कार्बन कार्बन की बजाय ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, तो हमारा क्या होगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है, अब ये दो कैटेगरी के हो गए, एक तो डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड वाली कैटेगरी को हम बोलते हैं एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाली कैटेगरी को हम बोलेंगे एल्काइन। ठीक है, मतलब सिंगल बॉन्ड को छोड़ के या तो डबल होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, कहीं ना कहीं। ठीक है, अब जैसे एल्कीन है तो इसमें क्या है? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक द्विबंध पाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर यह हमारा हाइड्रोकार्बन है, या हमारा मान लो 4 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन है ये। इसमें क्या है? एक डबल बॉन्ड यहाँ में दिख गया, कहीं भी दिख जाए, चाहे 1 दिख जाए 2 दिख जाए, ठीक है, लेकिन डबल बॉन्ड होना चाहिए कहीं भी हो कार्बन कार्बन के बीच में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एल्कीन हो गया। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 1 2 3 4 ऐसी इसकी 4 होंगी। ठीक, यहाँ हम खाली जगहों पर हाइड्रोजन लगा देंगे। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया? डबल बॉन्ड आ गई, हमारा बन गया एल्कीन। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? इसमें जो मूलानुपाती सूत्र होता है वो होता है CnH2n। यहाँ पे क्या होता था? CnH2n+2 होता था, ये 2 गायब कर दो तो क्या हो जाएगा? CnH2n बचा। चेक कर लेते हैं कि इसमें ये लागू हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे कार्बन के हमने रखे 3, इसमें कितने? 1 2 3 4, तो कार्बन के रख लो 4। चेक करते हैं कि ये सही बैठेगा या नहीं। तो हाइड्रोजन के कितने होने चाहिए? 2n, मतलब कि दूने होने चाहिए, n का दूना होना चाहिए। तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 4 दूनी 8। तो चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन हो गए और 4 हमारे कार्बन है। तो ये हमारा क्या हो गया? एल्कीन हो गया, क्योंकि इस पे मूलानुपाती सूत्र ये वाला इसका सही बैठ रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा एल्काइन। एल्काइन में क्या होगा? इसमें हमारा किसी 2 कार्बन के बीच में कम से कम ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो इसी को ही अगर हम बनाना चाहें एल्काइन में, तो यहाँ पे हम ट्रिपल बॉन्ड कर देंगे। ठीक, ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या हो जाएगा? एल्काइन। ठीक, तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में, ये 2 कार्बन परमाणु हैं, इनके बीच में कम से कम एक त्रिबंध पाया जाना चाहिए। तो त्रिबंध हो गया एक जगह, तो ये हमारा क्या हो गया? एल्काइन। और ये डबल बॉन्ड होता तो एल्कीन, और यही एक बंद होता तो एल्केन। ठीक, तो इस तरह से करते हैं। और इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? इसका होगा CnH2n-2, मतलब हर बार 2 हाइड्रोजन कम होते जाएंगे। +2 था, ये हट गया, तो हमारा क्या हो गया? CnH2n हो गया। इस बार क्या हुआ? 2 और कम हो गए, 2n में से भी 2 और माइनस हो गए। तो चेक करके देखते हैं यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4 C4। तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? एल्काइन में 2 कम होने चाहिए, 2n-2, तो 2 गुणा हाइड्रोजन कितने? 4 -2, तो कितना हो जाएगा ये हमारा? C4H, 2 चौक 8, 8 में से 2 गए तो 6, C4H6 होना चाहिए। तो देख लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन के 6 हो गए। तो इस तरह से हमारा ये मूलानुपाती सूत्र इसका क्या बनेगा? CnH2n-2। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, 3 कैटेगरी होगी। इनके IUPAC नाम हम अलग से देखेंगे, ठीक है, अलग वीडियो में देखेंगे। अभी हम सिर्फ कार्बनिक यौगिक देख रहे हैं।
तो ये हमारा जो हाइड्रोकार्बन्स है ये पूरा इतना ही करना है, ये इसके नोट्स हैं, इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साबुन। देखिए साबुन में हमें ये भी एक लॉन्ग आंसर के रूप में ही हमें तैयार करना होगा। इसमें साबुन क्या होता है, अपमार्जक क्या होता है, साबुन अपमार्जक में अंतर, इसके अलावा साबुनीकरण क्या होता है, साबुन की संरचना, मिसेल अवधारणा, ये सारे टॉपिक हमें क्लियर करने हैं। तो सबसे पहले साबुन क्या होता है, तो देखिए ये होता क्या है कि ये सोडियम और पोटेशियम, सोडियम क्या होता है हमारा Na और पोटेशियम क्या होता है K, इसके लवण होते हैं। ठीक है, अम्ल क्षार लवण हमने पढ़े थे, तो ये क्या बनते हैं, लवण होते हैं। तो ये इनका अणुभार काफी ज्यादा होता है, देखने से ही लग रहा है इसका। अगर हम अणुसूत्र देखें C17H35CO Na, ये इसका फॉर्मूला होता है साबुन का। इसके अलावा Na की जगह K भी हो सकता है। ठीक है, तो C17 मतलब इतनी लंबी चैन की 17 इसमें कार्बन होते हैं। ठीक, तो ये कैसे होंगे, अणुभार तो इसका ज्यादा बनेगा ही, मतलब इसका वजन तो ज्यादा बनेगा ही। तो उच्च अणुभार वाले क्या होते हैं, सोडियम तथा पोटेशियम के लवण होते हैं। ठीक है, अब अपमार्जक क्या होते हैं, आपने देखा होगा निरमा आता है। ठीक है, एक तो साबुन की टिक्की आती है और एक होता है अपमार्जक। अपमार्जक पाउडर की फॉर्म में आता है। ये क्या होता है, ये अमोनियम और सल्फेट का लवण होता है। इसमें क्या होता है, COONA होता है, इसमें अंतर इतना होता है CONA की जगह SO3H होता है। ठीक है, अमोनियम भी हो सकता है इसमें। ठीक, तो इस तरह से ये हमारे साबुन और अपमार्जक होते हैं। इन दोनों में जो डिफरेंट होता है वो कौन सा अच्छा समझा जाता है या क्या अंतर होता है, तो देखो जो हमारा अपमार्जक होता है वो हमारा भारी जल के साथ या कठोर जल के साथ हमारा अच्छा काम करता है। ठीक है, नॉर्मल जल के साथ तो करता ही करता है, इसके अलावा कठोर जल के साथ भी अच्छा काम करेगा, अच्छा परफॉर्मेंस देगा। जबकि साबुन जो है ये हमारा कठोर जल में झाग नहीं देता है, जिससे क्या होगा, कपड़े साफ नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए हमें अपमार्जक का यूज करना चाहिए। अब ये वजह क्या है कि ये अच्छे झाग देता है और ये झाग नहीं दे पाता, होता क्या है, जो हमारा बाहरी जल होता है या कठोर जल होता है उसमें हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम ये पाए जाते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन पाए जाते हैं। तो साबुन जो होता है इन दोनों के साथ क्रिया करके बैठ जाता है नीचे, अवच्छेद बना लेता है। अवच्छेद मतलब जो घुले ना, नीचे बैठ जाता है। ठीक, इसलिए फिर वो झाग नहीं बन पाते हैं और हमारा साबुन वेस्ट हो जाता है। जबकि अपमार्जक जो होता है ये हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ अवच्छेद नहीं देगा, जब इनके साथ क्रिया नहीं करेगा तो उस गंदगी का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा झाग देगा। और ज़्यादा से ज़्यादा झाग देगा तो क्या होगा, हमारे कपड़े भी सही से साफ होंगे। नेक्स्ट है हमारा साबुनीकरण। तो देखो अपमार्जक का इतना नहीं होता है, अपमार्जक बहुत सूक्ष्म है, साबुन का ही हमें डिटेल पढ़ना है। तो साबुनीकरण क्या होता है, तो साबुनीकरण नाम से पता लग रहा है, साबुन के बनाने की प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। ठीक, अब साबुन बनता कैसे है, तो इसको तुम घर पे भी बना सकते हो आराम से, इसमें कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। नॉर्मली आपको तेल लेना है, चाहे वो तेल जंतुओं से प्राप्त हो चाहे पादपों से प्राप्त हो। ठीक है, वनस्पति तेल आते हैं बहुत सारे, जैसे सरसों का तेल हो गया, गोला का तेल हो गया, और भी और तेल ले सकते हो। ठीक है ना, कोई भी ले सकते हो। उसको अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर गर्म करोगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, साबुन बन जाएगा और साथ के साथ ग्लिसरॉल फ्री मिलेगा। ग्लिसरॉल क्या होता है, जो आप होठों पे लगाते हैं, होठ फटने पर जो लगाई जाती है ग्लिसरीन, वो ग्लिसरॉल ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से साबुन को बना सकते हो। तेल और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिला के गर्म करने पर हमारा साबुन और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। अब मोटा मोटा साबुनीकरण में तुम ये लिख सकते हो समीकरण, लेकिन अगर और डिटेल में देखना है तो इनके फॉर्मूले भी लिख सकते हो। जैसे कोई भी एक वसा है, ये हमारी इस वसा का फॉर्मूला है। अब NaOH के 3 अणु ले लिए और इन दोनों को जब क्रिया कराई हमने आपस में गर्म करके, C17H35COONA, ये हमारा साबुन हो गया और ये हमारा ग्लिसरॉल हो गया। ठीक, इस तरह से हमें ये चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। अब है हमारा साबुन के अणु की संरचना और साबुन की सफाई प्रक्रिया। देखिए साबुन की अणु की जो संरचना होती है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। पहले तो हम साबुन की जो संरचना होती है इस तरह से दिखाते हैं। इसमें ये एक लंबी चैन होती है और ये जो चैन होती है ये होती है हमारी C17H35 यहाँ तक। ठीक, और इसके बाद वाला पार्ट्स होता है ये COONA। तो जब हम पानी में बोलते हैं तो Na आयनित होकर अलग हट जाता है, तो हमारा सिर बचता है COO-। ठीक, तो ये वाला हो गया हमारा सिर और ये वाला पार्ट्स हो गया हमारी पूंछ।
तो जो पूंछ होती है साबुन के अणु की संरचना में, ये पूंछ होती है हमारे जल विरागी, और जो सिर होता है ये होता है हमारा जल रागी। अभी जल रागी और जल विरागी क्या होते हैं? देखो, जल रागी वो होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, और जल विरागी वो होते हैं जो जल में ना घुलें। ठीक है, तो जल में नहीं घुलेंगे तो किस में घुलेंगे? तो तेलीय चीज, चिकनाई या गंदगी वगैरह में घुलते हैं। ठीक, तो ये वाली जो पूंछ है हमारी घुलेगी गंदगी में, और ये सिर घुलेगा हमारा पानी में। ठीक है, क्योंकि ये जल रागी भाग है। तो होता क्या है कि जब हम पानी में कपड़ों को धोते हैं, तो मान लो किसी कपड़े पर कोई चिकनाई का दाग है, ठीक, तो उस जो चिकनाई है उसमें इनमें से कौन सा पार्ट्स घुलेगा? उसमें ये पूंछ वाला पार्ट्स चिकनाई में घुल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या जल विरागी है, तो जल में नहीं घुलेगा, किस में घुलेगा? चिकनाई में घुलेगा। तो ये पूंछ हमारी किस में घुल जाएगी? उस कपड़े पे लगी हुई गंदगी में। ये जितने भी साबुन के कणों की जो पूंछा होंगी वो सब उसमें धस जाएंगी और उसमें घुल जाएगी। ठीक, लेकिन ये वाला हिस्सा उस गंदगी में नहीं घुलेगा। ये किस में घुलेगा? पानी में घुलेगा, क्योंकि ये जल रागी है। तो इस तरह से जब बहुत सारे हमारे साबुन के कण की जो पूंछ है तो इस तरह से गंदगी में जब धस जाएंगी, ये मान लो एक रेड कलर की ये गंदगी है, चिकनाई है, इसमें इस सब की पूंछ धस गई ज्यादातर कणों की, तो इस तरह की ये संरचना बन गई। इस संरचना को हम बोलेंगे मिसेल संरचना। ठीक है, इस संरचना को क्या बोलते हैं? मिसेल संरचना। तो ये भी आता है कि मिसेल निर्माण कैसे होता है। तो साबुन के कणों की जो पूंछ होती है वो गंदगी में घुलने के कारण एक गुच्छे के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। साबुन के कण कैसे हो जाते हैं? गंदगी से चारों ओर एक गुच्छे के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिसेल संरचना कहते हैं। अब सफाई प्रक्रिया कैसे होगी इससे? तो पहले मिसेल बनेगा, फिर सफाई प्रक्रिया होगी। तो हमारा क्या हुआ? मिसेल बन गया। साबुन की जो पूंछ है ये हमारी गंदगियों में धस गई, क्योंकि ये जल विरागी होती हैं। अब जैसे ही हम कपड़े को पानी में से ऊपर निकालेंगे तो क्या होगा? कपड़े से पानी गिरता है। ठीक है, कपड़े से जैसे ही कपड़े को हम पानी में डुबो के निकालते हैं तो पानी निकलेगा, बूंदों के रूप में टपकेगा। जब पानी गिरेगा तो ये वाला हिस्सा किसमें घुला हुआ है? ये पानी में घुला होता है। ठीक है, H2O में घुला। तो पानी में घुला होने के कारण सिर हमारा पानी के साथ नीचे गिरेगा, और जब सिर गिरेगा तो ये अपने साथ पूंछ को भी खींचेगा, और जब पूंछ को खींचेगा, और पूंछ किससे जुड़ी हुई है? गंदगी में, तो गंदगी भी घुल के खींची चली जाएगी। तो इस तरह से हमारा पानी के साथ साथ सिर भी निकलता है, और सिर के साथ साथ पूंछ खींची चली जाती है, और पूंछ के साथ ये गंदगी भी टुकड़ों में टूट टूट के निकल जाती है। तो इस तरह से हमारा साबुन की सफाई प्रक्रिया हो जाती है। ठीक, ये पूरा साबुन का डिटेल है। ये लॉन्ग आंसर के रूप में इसी तरह आता है। देखिए, ये 2 कार्बनिक यौगिक और हैं, ठीक है, जिनको हमें और देखना है। साबुन और इससे पहले हाइड्रोकार्बन जो हमने पढ़े थे वो हमारे लॉन्ग आंसर के रूप में थे, ये हमारे थोड़े थोड़े हैं। इनमें हमें क्या क्या याद करना है? ये क्या होते हैं, इनका फॉर्मूला क्या होता है, इनका उपयोग क्या होता है, इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमें इनकी देखनी है। तो सबसे पहले हमारा एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, ठीक है, जिसको हम नॉर्मली दारू के रूप में भी जानते हैं। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH या C2H6O भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये वाला H इधर चला जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 6H हो जाएंगे, और ये हमारा O। कुल मिला के इसमें 2 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। अब इसको बनाते कैसे हैं? तो देखो, नॉर्मली जो गन्ने का रस होता है उससे सीरा प्राप्त होता है। ठीक है, उस सीरे का किण्वन द्वारा, किण्वन मतलब उस पर बैक्टीरिया वगैरह की क्रिया कराते हैं तो उसका किण्वन हो जाता है। ठीक है, उसका अपघटन होने लगता है, और जिसके बाद हमारा क्या बनता है? एल्कोहल प्राप्त होती है। ठीक है, ये जो एल्कोहल होती है इसमें नशा होता है, नशे का गुण होता है, इसलिए इसको शराब बनाने में भी यूज करते हैं। ठीक है, शराब के अलग अलग वैरायटी आती हैं, उनमें इस एल्कोहल की परसेंटेज अलग अलग होती है। जैसे रम में सबसे ज़्यादा होती है, लगभग उसमें 55% के आसपास एल्कोहल होती है। ठीक, अब इसका उपयोग किस किस में करते हैं? तो देखो, ये जो एल्कोहल होती है, एथिल एल्कोहल, इसमें जीवाणु नाशक गुण पाया जाता है, मतलब बैक्टीरिया वगैरह को मार देती है। तो इसलिए हम घाव को धोना हो या सिरिंज वगैरह को धोना हो, उस तरह वगैरह को साफ करना हो, उनको साफ करने में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दवाई का भी यूज करते हैं इसमें, क्योंकि बैक्टीरिया मारते हैं। तो तुमने देखा होगा बच्चों को दारू का एक ढक्कन पिला देते हैं, उससे क्या होता है? खांसी वगैरह ठीक हो जाती है। इसके अलावा होम्योपैथिक दवाई जो आती हैं वो तो 90% उनमें एल्कोहल होता ही है। ठीक है,
उनको कभी होम्योपैथिक की दवाइयों को सूंघ के देखना, उनमें अल्कोहल की बदबू आएगी, क्योंकि 95 या 90% के आसपास उसमें अल्कोहल होता है। ठीक, इसके अलावा इसमें आग भी लग जाती है, अगर आपको कोई चीज़ जलानी है उस पर दारू डाल दो तुरंत चल जाएगी। ठीक, तो ईंधन के रूप में भी इसका यूज करते हैं। इसके अलावा विलायक के रूप में, ये कुछ चीज़ों को अपने अंदर आसानी से घोल लेती है, तो ये आसानी से कोई चीज़ साफ करनी हो उसको विलायक के रूप में इसका यूज करके उसको छुटा सकते हो। ठीक, तो ये इसके उपयोग हैं। कुल मिला के हमें करना क्या है, ये क्या होते हैं, इसका अणुसूत्र क्या होता है, इसके उपयोग, इसको रासायनिक गुण, ये दो दो कर लो काफ़ी है, दो दो। ठीक है, तो देखो रासायनिक गुण में हमें क्या करना है, ये जो एथिल अल्कोहल होते हैं ये हमारा सोडियम के साथ क्रिया करने पर क्या बनाते हैं, सोडियम एथॉक्साइड बनाते हैं, और साथ के साथ हाइड्रोजन गैस भी बनती है। ठीक, ये हमारा एथिल अल्कोहल हो गया C2H5OH, ये सोडियम हो गया, इन दोनों की आपस में क्रिया होगी तो क्या बनेगा, सोडियम एथॉक्साइड, और ये H2 गैस होती है, उड़ जाती है। ठीक है, एरो का चिन्ह क्या दिखाता है, ये बन के उड़ जाना। इसके अलावा अगर इसको H2SO4 के साथ हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म करें, 443 केल्विन पर गर्म करेंगे, तो ये हमारा क्या बनेगा, एथीन बन जाएगा। ठीक है, एल्कीन में क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, तो एथीन क्या होता है, एल्कीन का सबसे छोटा होता है, छोटा रूप होता है, तो हमारी क्या बनती है, एथीन बनती है, और साथ के साथ पानी भी बनता है। इसको हम निर्जलीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जल का निकलना है, जल का अणु निकल रहा है, तो इसलिए क्या होगी, निर्जलीकरण अभिक्रिया भी होगी। ठीक, तो ये था हमारा एथिल अल्कोहल। दूसरा हमारा एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल, ये दरअसल सिरका का मुख्य अवयव होता है, 3 से 4% एसिटिक अम्ल होता है सिरका में, जिससे वो इतना ज़्यादा खट्टा और वो होता है। तो देखो इसका अणुसूत्र क्या होता है, CH3COOH, ये इसका सिरके का वो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है, अणुसूत्र। इसके अलावा सिरके का मुख्य अवयव तो होता ही है ये, ठीक है ना, ये एक अम्ल भी होता है, क्योंकि ये क्या होता है, H+ मुक्त कर देता है, जब ये इसको घोलेंगे तो जलीय विलयन में ये H+ मुक्त कर देगा। ठीक है, हालांकि ये थोड़ा दुर्बल कैटेगरी का अम्ल है। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो अचार को सुरक्षित रखने में, आपने देखा होगा मिर्च का अचार होता है, ये सिरके में डाल देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, लंबे टाइम तक ये सड़ते नहीं है अचार। इसके अलावा फाइबर बनाने में यूज हो जाता है, सिरका बनाने में इसका यूज होता है, ये इसके उपयोग हैं। रासायनिक गुणधर्म में कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो देखो एसिटिक अम्ल हमारा सोडियम से क्रिया करके स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। स्थायित्व क्या होता है, CH3COONA के रूप में ये कन्वर्ट हो जाएगा, और ये इसी रूप में फिर क्या होगा, स्थायी हो जाएगा, फिर ये किसी से क्रिया नहीं करेगा ज़्यादा, और इसके साथ साथ क्या होगा, H2 मुक्त हो जाएगी, जो निकल जाएगी, रिलीज हो जाएगी, तो इसमें से दोनों हाइड्रोजन निकल के Na जुड़ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, ये क्या है, हमारा अम्ल है, और जब इसकी क्षार से क्रिया कराएंगे तो क्या बनते हैं, लवण बनते हैं। अम्ल और क्षार मिलकर आपस में लवण बनाते हैं, और साथ के साथ जल भी बनाते हैं। तो एसिटिक अम्ल हमारा क्षार के साथ, NaOH क्षार है, इसके साथ क्रिया करके क्या बना रहे हैं, लवण बना रहे हैं, और साथ के साथ जल बनाते हैं। इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये दो कार्बनिक यौगिक और हैं। देखिए कार्बनिक यौगिक, ईंधन और IUPAC नाम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।